Hello, everybody. Welcome to the first lecture of Romantic Poetry in year 2107. In this lecture, we will learn the introduction of the Romantic Poetry. The Romantic age that was totally different from the other ages because every age has its own characteristics and his own uh, deficiencies and merits and demerits. So, Romantic age was against the previous ages. Romantic age, you have to remember that the Romantic age starts from 732 years after the end of the Anglo-Saxon time period in England. So if we say in other words कि इंग्लिश जुबान के शुरू होने के 732 साल बाद रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। तो जब हम बात करें तो इन तमाम का हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। एंग्लो सेक्शन जो थे 449 से 1066 तक थे। इसका मिडल एजेस आ गए 1066 से 1485 तक थे। इसके बाद रिनेसा आ गई 1485 से 1660 तक। उसके बाद रेस्टोरेशन एंड 18th सेंचुरी 1660 से 1800 तक। और इसी दौरान जो रोमांटिक पीरियड है वो 1798 से 1832 तक का जो इरा आता है वो है रोमांटिक पीरियड। यानी 1798 से 1832 तक जो डिफरेंट जॉनराज ऑफ द लिटरेचर लिखी गई हैं उनको हम रोमांटिक पीरियड की राइटिंग्स कह सकते हैं। तो इसी दौर में कुछ जो है ना पूरी दुनिया में चेंजिंग आई थी। उन्हीं चेंजिंग की बेस पे ये रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। इनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ऑफ 1832 है, और इसके बाद जो आप हैरान रह जाएंगे ये सुनते हुए, व्हाट डज द वर्ड रोमांटिक मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। तो वो जो एज थी उस एज को रोमांटिक एज क्यों कहा गया। So the word romantic comes from the term romance, and romance was one of the most popular genres of medieval literature. Medieval literature में romance या romanticism या romantic जो करेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके जो दूसरी तरफ रोमांटिक medieval connections हैं, romantic writers self-consciously use the elements of romance in an attempt to go back beyond the refinements of neoclassical literature to older types of writing that they saw as more genuine. So that was the difference between medieval and romantic. The romance genre allows writers to explore new, more psychological and mysterious aspects of human experience. Two things are most important in romantic period in romanticism: psychological and mysterious aspects of human experience. साइकोलॉजिकल ये भी हम कह सकते हैं कि इन्हें हम मटेरियलिस्टिक वेज में जज नहीं कर सकते। एंड मिस्टीरियस जो कि नाम से जाहिर है ये मिस्टीरियस हैं, जो वाजे नहीं है, जिनको हम मटेरियलिस्टिक वे से जज नहीं कर सकते। So these two are most important. The writer of the romantic period live in England during a time of social upheaval. तो ये जो है सोशल यूफ्यूअल ये एक था। तो उसमें पूरी दुनिया में एक चेंजिंग आई थी। पूरी दुनिया जो है वो इंडस्ट्रियल एज में दाखिल हो रही थी। तो इंडस्ट्रियल एज से कट ऑफ करने के लिए रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ था। तो इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल चेंज जो आई थी, इसके अंदर हम ये कह सकते सिर्फ इंडस्ट्री चेंज नहीं हुई थी, हर चीज़ चेंज हो गई थी कि लोगों का रहना सहना, लोगों के कहाँ रहते थे और उनका बिजनेस क्या था, हर चीज़ चेंज हो गई थी। तो इससे पहले रोमांटिक पीरियड से पहले जो पीरियड्स थे वो थे साइंस एंड रीजन के पीरियड। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो किसको दी जाती थी? साइंस को एंड रीजन को। हर चीज़ जो है वो साइंस के थ्रू जज की जाती थी, हर चीज़ जो है वो रीजन के थ्रू जज की जाती थी। लेकिन अब रोमांटिक पीरियड इससे चेंज आ गया, जिसमें जो है सोसाइटी जो है किसकी तरफ चली गई, पीछे हम बात कर चुके हैं, एलिमेंट्स दैट आर अनविजिबल, मटेरियलिस्टिक से हटिए किस तरफ चली गई, साइकोलॉजी की तरफ। तो इसीलिए ये जो पिछला साइंस एंड रीजन का दौर था इसे हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं।
यानी रोमांटिक पीरियड से प्रीवियस पीरियड जो है उसे एज ऑफ द रीजन भी कहा जाता है। रोमांटिक राइटर्स जो है उनके उलट थे, एज ऑफ रीजन के उलट चल रहे थे। ये क्या लिखते थे? पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते थे। पर्सनल एक्सपीरियंस हर बंदे का डिफरेंट होता है। आप फूल को सूंघ के देख लें, फूल के सूंघने की सर किसी की डिफरेंट होगी। हर किसी को फूल को सूंघ के डिफरेंट किस्म की जो है फीलिंग्स आ सकती हैं। तो इस तरह इमेजिनेशन, इमेजिनेशन भी मैं एक दफ़ा पहले भी शायद इसका डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास में भी, कि जब मैं आपसे कहूँ कि आप फर्ज करें व्हाट इज अफेक्शन, अफेक्शन क्या है? अफेक्शन जो है एक ऐसा नाउन है जो हम कह सकते हैं कि ये मटीरियलिस्टिक नाउन नहीं है, मटीरियल नाउन नहीं है। तो जब भी आप अफेक्शन के बारे में सोचेंगे, किसी के जहन में अपने वालदेन आएंगे, किसी के जहन में बहन भाई आएंगे, किसी के जहन में बड़ा भाई आएगा, किसी के जहन में जो रिलेशन आएगा, जो भी रिलेशन किसी के जहन में आ रहा है वो क्या है? उसका इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन सिर्फ अफेक्शन से देख लें, हर किसी की इमेजिनेशन डिफरेंट है। इस तरह इमेजिनेशन हर चीज़ के बारे में हर पर्सन की डिफरेंट हो सकती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एजेस एंड रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में मेन फोकस तो रहा वो पर्सनल एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन को था। तो जब हम बात करें, अगर सोचें इसी बात को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रीजन, तो इन दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा हायर स्टेटस पे है लिटरेचर में? तो लिटरेचर में जो है सबसे ज़्यादा हायर स्टेटस इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है बनस्बत रीजन के। तो इसके अंदर मिस्ट्री है, हॉरर है, सुपर नेचुरल है, ये तमाम चीज़ें जब रोमांटिक पीरियड में इंक्लूड हो गए हैं तो उसको गोथिक भी कहा जाता है। तो अमेरिकन गोथिक बहुत मशहूर है। लिरिकल बैलड से स्टार्ट हुआ रोमांटिक पीरियड, यानी रोमांटिक एज कब स्टार्ट हुई? तो इसे हम कह सकते हैं लिरिकल बैलड्स जो था ना, इसके अंदर लिरिकल बैलड विद अ फ्यू अदर पॉइंट्स, ये एक ही बुक का नेम है। इसी बुक की जब राइट किया गया उसके बाद जो रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई किताब है, उनके साथ उनके दोस्त भी थे कॉलेज। तो सैमुअल केलर कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने ये लिखी थी। तो कॉलेज की जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड वर्ड्सवर्थ द लाइंस कंपोज ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अबे, ये दोनों हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्हें हम पढ़ेंगे। रोमांटिक पोइट्री, पोइट्स एंड पोइट्री। तो जो इम्पोर्टेंट पोइट हैं रोमांटिक एज के, वो ये 6 पोइट मशहूर हैं: विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, बीपी शैले, जॉन कीट्स, जॉर्ज गॉर्डन एंड लॉर्ड बैरन भी इसे कहा जाता है। तो यही 6 पोइट हैं जो रोमांटिक पोइट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक और बात याद रखें कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी इसी दौर में हुए हैं जब रोमांटिक एज स्टार्ट हुई है। यानी पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन हो रहा है, उसी रेवोल्यूशन के अंदर ही एक रेवोल्यूशन है जिसे रोमांटिक एज भी कहा जाता है। तो रोमांटिक पोइट्री या पोइट्री की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एन अनॉइंटेड किंग बीइंग ओवरथ्रोन बाय अ डेमोक्रेटिक मॉब, कि डेमोक्रेसी ने पहली दफा एक किंग को ओवरथ्रोन कर दिया था। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी दौर में आया, इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई इसी दौर में हुई। उसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट भी इसी दौर में 1804 में आया। तो ये तमाम चीज़ें इसी दौर में इंपॉर्टेंट हुई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल चेंजेस इन वेस्टर्न यूरोप, स्पेशली इन फ्रांस, कंजर्वेटिव्स इन इंग्लैंड इंस्टीट्यूट सर्व रिप्रेसिव मेजर्स। तो उसी दौर में जो है इंग्लैंड की इंस्टीट्यूशन में भी मेजर्स चेंज हो गए। तो इसलिए इसे कहा जाता है डॉन ऑफ अ न्यू ईरा। रोमांटिक पोइट्स या पोइट्री जो है, इनके आने से इब्तदा हुई, मॉर्निंग हुई और न्यू ईरा की, एक बिल्कुल न्यू, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मेन अगर टर्मिनोलॉजी या मेन थिंग देखें जो उसमें करेक्टरिस्टिक क्या थी, तो मोस्ट पीपल चेंज देयर होम फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज फॉर वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड बिकॉज
हैंडमेड थिंग्स आर रिप्लेस बाय द मशीनरी मेड थिंग्स। तो पुअर लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए उसी पे जो है ये रोमांटिक पोइट दौर में लिखा गया। तो इसे हम कहते हैं लजीज फ्योर। वो क्या होता है? लेट पीपल डू एज दे प्लीज। लेजी फ्योर का क्या मतलब है? तो लोग जो करके खुश होते हैं उन्हें वो करने दो। तो यही था कि उस दौर में रोमांटिक पोइट्री या पोइट्री के दौर में जब स्टार्ट हुआ है, उस दौर में इकोनॉमिक्स ये कहते थे जिसका जो दिल करता है उसे करने दो। यानी मतलब इसका क्या है? रिच ग्रू रिचर एंड द पुअर गॉड पुअर। कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता गया और गरीब गरीब से गरीब तर। यानी किसी भी चीज़ पे कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई गई थी कि किस तरीके से किसी भी चीज़ पे कोई जो है वो हदबंदी नहीं थी कि तुमने कितना प्रॉफिट लेना है कितना नहीं लेना। तो न्यू न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, लोग अपनी मर्जी करते थे और जितना चाहते थे वो प्रॉफिट ले रहे थे। तो रिच गोइंग टू बी रिचर एंड पुअर गोइंग टू बी पुअर। तो रोमांटिक पोइट और पोइट्री, दिस पोइट बिलीव इन द फोर्स ऑफ लिटरेचर। ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं किसके जरिए? लिटरेचर के जरिए। प्राइवेट स्पॉन्टेनियस और लिरिक पोइट्री। तो ये जो इस दौर की पोइट्री थी ना वो प्राइवेट थी, स्पॉन्टेनियस थी। इससे पहले जितनी भी पोइट्री थी वो सोच के लिखी जाती थी। लेकिन ये क्या था, इसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ के अल्फाज बोलते थे, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स इट्स कॉल्ड पोइट्री। तो ये वो है जिसको हम इमेजिनेशन आपके ध्यान में इतनी आ गई आप तो वो अल्फाज में ढलना शुरू हो गई। तो अगर हम बात करें रोमांटिक हैज एटलीस्ट थ्री यूजफुल मीनिंग रेलिवेंट टू द रोमांटिक पोइट। अगर हम रोमांटिक पोइट्री के तमाम पोइट्स की पोइट्री को देखें और उसमें से तीन कॉमन करेक्टरिस्टिक देखें तो वो ये तीन कॉमन करेक्टरिस्टिक जो है, अ चाइल्ड सेंस ऑफ वंडर। पहली ये है कि चाइल्ड किसी भी चीज़ को कैसे देखता है। एक चाइल्ड अगर उसके सामने कांटे भी है ना, उसे वो कांटे भी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो उसकी वो परसेप्शन है कि हर चीज़ को अच्छा ही देखना है। सेकंड, सोशल सोशल आइडियलिज्म के रोमांटिक जो है वो इसकी फेवर में थे कि सोशल आइडियलिज्म होना चाहिए। और थर्ड जो है, अडॉप्टेशन टू चेंज। रोमांटिक पोइट या पोइट्री चेंज की तरफ जा रही थी, ये चाह रही थी कि हम चेंज को अडॉप्ट करें। दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री करेक्टरिस्टिक ऑफ द romantic poetry that are available in the each and every poetry of the poets of that era. Overall, the term romantic signifies a fascination that with youth and innocence, a listening to authority and tradition for idealistic purpose and adaptation to change. तो इससे ये कहा जा सकता है जब चाइल्ड्स परसेप्शन आती है तो उसका मतलब है यूथ एंड इनोसेंस, कि आप इनोसेंस हैं। और इनोसेंस ऐसे कि अपने इनोसेंस में अथॉरिटी से या ट्रेडिशन से क्वेश्चन कर रहा है। तो उनके पीछे जो आइडियलिस्टिक पर्पज है वो क्या है, या फिर चेंज को अडॉप्ट कर रहा है। तीनों चीजें किससे रिलेट होती है? इनोसेंस। तो लिरिकल बैलेट्स में वर्डवर्थ ने खुद डिक्लेयर कर दिया देयर पोएट्री आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, वेल अडॉप्टेड टू द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड परमानेंटली। तो जो लिख रहा है ये पूरी परमानेंटली तौर पे अडॉप्ट हो जाएगी मैनकाइंड के थ्रू, यानी इंसान इसे अडॉप्ट कर लेगा। और वर्डवर्थ good poetry was the spontaneous overflow of powerful feelings and thoughts that I have discussed already. I have given you example about that कि वर्ड्सवर्थ के हाँ अच्छी पोइट्री की डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि आपकी इमेजिनेशन के थ्रू आप किसी भी चीज़ की फीलिंग को इतना हाई कर देते हैं उसका ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड poetry. Such poetry would use simple, unadorned language to deal with commonplace subjects. So one other difference between the previous poetry and this poetry was the language of the layman. कॉमन पीपल की लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी। रोमांटिक पोइट्री के अंदर जो जुबान यूज हुई है वो कहाँ से? नेचर के करीब जो लोग रह रहे हैं उनकी जुबान यूज हुई है। जो
बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो रोमांटिक पोइट्री को नेचर पोइट्री अगर कहा जाए तो ये गलत है, लेकिन कुछ इसकी फेवर में भी है। लेकिन कुछ जो ज़्यादातर इससे एग्री हैं वो कहते हैं माइंड पोइट्स हैं। तो माइंड के अंदर जो है अगर किसी का माइंड नेचर को हाईलाइट कर रहा है तो नेचर को करेगा, किसी का माइंड किसी और चीज़ को हाईलाइट कर रहा है तो उस हिसाब से उसे चलाया जाएगा। Their search led them to a third, more mysterious element present in both the mind and nature. तो अभी हमने जो बात की है कि नेचर ऑफ पोइट्स एंड माइंड पोइट्स, पहले जो है ना रोमांटिक पोइट्स को बाद लोग समझते थे नेचर पोइट है, और बाद लोग इसे समझते माइंड पोइट है। लेकिन अगर हम अ, इसे इक्वल रैंक पे देखें, यानी इसे जस्टिफाइड वे में देखना चाहें, तो इसे हम कह सकते हैं द एलिमेंट इन अ क्रिएटिव पावर दैट मेक्स थिंग हैपन, दिस पावर इज द इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन को अगर हम गहराई में जाके देखें इसकी, तो लर्न अबाउट द डेप्थ ऑफ द इमेजिनेशन। देयर आर टू थिंग्स दैट ऑलरेडी डिस्कस। तो दो चीज़ें क्या हैं, नेचर एंड माइंड, कि उसके अंदर नेचर भी आ जाती है। फर्स्ट यू हैव टू learn something from the nature, after that you have to imagine these things that are observed, that are seen in the nature. So you have to imagine and after that you have to write. एक और बात जो रोमांटिक पोइट्स में एंड अदर पोइट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रोमांटिक पोइट्री में कुछ गिवन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इससे पहले जितनी भी काइंड ऑफ पोइट्री की आई हैं उसके अंदर लिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर हर पर्सन के माइंड में जो कुछ है अपने माइंड के मुताबिक खुद ब खुद उसके बारे में लिख सकता है, जो उसकी इमेजिनेशन में उसे लिख सकता है। वो अपनी इमेजिनेशन को जितनी पावरफुल एक्सपीरियंस के जरिए रिप्रेजेंट कर दे, ये उसकी मर्जी है। The romantic poet and poetry, for example, different poets' views of the poet. अगर हम पोइट्री की ही डेफिनेशन डिफरेंट पोइट्स से लें तो वो क्या कहते हैं, विलियम ब्लैक हैड द पोइट टू बी द bard and inspired रिव्यूलर एंड टीचर। जो विलियम ब्लैक है, हालांकि विलियम ब्लैक एक मशहूर मारूफ रोमांटिक पोइट हैं, तो उनके ख्याल में जो पोइट है वो होता है इंस्पायर्ड रिव्यूलर एंड टीचर। वो इंस्पायर्ड है, वो रिवील कर रहा है कुछ चीज़ को, कुछ चीज़ को टीच कर रहा है। और कॉलेज जो कहता है वो कहता है ब्रिंग द होल सोल ऑफ मैन इनटू एक्टिविटी। इज द पोइट की जो पर्सन तमाम इंसान की सोल यानी उसकी रूह को उठा के एक्टिविटी में चेंज कर दे, दैट इज अ पर्सन हु इज द सिंथेटिक एंड मैजिकल पावर दैट इमेजिनेशन। और इसको पीछे जो पावर है वो कौन सी है, इमेजिनेशन की है। और शैले के ख्याल में द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज, इसे हम अपने अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के व्यू पॉइंट से देखें तो ये बात शैले की ठीक लगती है। अल्लामा इकबाल भी ये कहते थे कि मैं पोइट्री के ज़रिए अपनी कौम को चेंज कर दूंगा। तो शैले का भी ये ख्याल है, पोइट वो होता है, लेजिस्लेटर क्या होता है, ऐसे पाए जिसके ऊपर हुकूमत खड़ी है। लेजिस्लेटर तीन या चार होते हैं, जिसके अंदर जो है फौज होती है, उसके बाद अदालती निज़ाम होता है, उसके बाद गवर्नमेंट होती है। तीन चार पावर्स होते हैं किसी लेजिस्लेटर के। तो वो कहता है जो पोइट हैं वो भी लेजिस्लेटर हैं। तो कीट्स क्या कहता है, पोजीशन, ये पोजीशन है। पोर्स आउट अ बाम अपॉन द वर्ड, के ये जो है अपने वर्ड के ऊपर एक बाम लगा रहा है, एक दवाई लगा रहा है, जाके उसे स्मूथ कर सके। तो दैट इज, जैसा कि पहले मैंने कहा कि रोमांटिक पोइट्री नॉट हैविंग द लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम दो चार वर्ड में बाउंड नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं लेकिन बाउंड नहीं कर सकते। यही देख लेंगे अगर हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो चार पोइट्स ने इसकी डेफिनेशन डिफरेंट दी है। The romantic saw the poet as someone human being and society cannot do without। यानी अगर मैं कॉमन थिंग देखें तो ये है कि वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पोइट कहते हैं, सोसाइटी इसके बगैर मूव नहीं कर सकती। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसने तमाम दुनिया को सबक तो समझाने चाहे हैं रोमांटिक थ्रू, आइडियाज के थ्रू, बट विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं यूज की उसने, आम जिंदगी से एग्जाम्पल्स उठाई हैं, लेकिन इनका स्टाइल जो है पॉलिश्ड है। और एक और बात,
अनअडॉर्न्ड लैंग्वेज, अडॉर्न क्या होता है, खुशबू से भरी हुई, जिसको हम मुख्तलिफ तरीके से महका देते हैं मसनूई तरीके से। वो कहते हैं ये मसनूई लैंग्वेज नहीं है, ये रियल लैंग्वेज है दैट इज यूज बाय द person that are living over here. So thank you for listening this. I will meet in the next lecture. Allah Hafiz.